नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं और अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश के कुछ किसान भाई सामान्य किसानों से हटकर अधिक लाभ कमाने के लिए मशरूम की खेती करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं। और यह एक ऐसी खेती है जिसे सीमांत और लघु किसान आसानी से कर सकते हैं। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई ऑयस्टर मशरूम की खेती करना चाहते हैं, वे इसमें कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खेती करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल की डॉक्टर अल्पना शर्मा से। अभी का समय ऑयस्टर मशरूम उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अभी जो मौसम चल रहा है इसके उत्पादन के लिए बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। तो हमें क्या करना है कि इसके लिए जो सामग्री एकत्रित करनी है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसमें जो सामग्री लगती है बहुत नाम मात्र की सामग्री है। मशरूम का आपको बीज लगेगा जिसको हम लोग स्पान बोलते हैं। तो सबसे बड़ा दायित्व हमारे कृषक भाई या महिला का ये है कि हम जो भी स्पान लें वो एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था से लें। और इसके बाद हमें भूसा की ज़रूरत पड़ेगी इसकी बिजाई के लिए। तो भूसा, चाहे वो गेहूं का भूसा हो चाहे धान का पैरा हो, वो तो किसान भाइयों के पास घर में ही उपलब्ध हो जाता है। और साथ में हमें भूसा का शोधन करने के लिए हमें फॉर्मल्डिहाइड की आवश्यकता होती है और बेविस्टिन की आवश्यकता होती है, जिससे भूसा को पूरी तरह से हम शोधित कर पाए। तो ये 3-4 सामग्री है। इसके साथ साथ हमें मशरूम को भरने के लिए या इस बिजाई को भरने के लिए हमें पॉली बैग्स की ज़रूरत पड़ती है, पॉलीथीन की। तो हमारे किसान भाई ये जान लें कि 5 किलो वाला जो शक्कर भरने की जो पन्नी रहती है वो उपयुक्त रहती है। और साथ में जो ये पॉली बैग्स को बांधने के लिए रबर बैंड की ज़रूरत पड़ेगी, रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी और इनको टांगने के लिए आपकी कुटिया में बीच बीच में आपको बांस बांधनी पड़ेगी। तो ये सारी सामग्री हम एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम मशरूम की बिजाई शुरू करते हैं। किसान भाइयों, ऑयस्टर मशरूम को उगाने के लिए एक खास वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम कच्ची झोपड़ी, घास फूस का घर अथवा पक्के कमरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरूम को उगाने के लिए कुछ माध्यम और बीज की जरूरत होती है। इसके अलावा किसान भाइयों 100 किलोग्राम भूसे को एक टंकी पानी भरकर उसमें डाल दें और उसमें 750 मिलीलीटर फॉर्मल्डिहाइड और कार्बेंडाजिम दवा को डालकर टंकी को अच्छी तरह से पॉलीथीन अथवा ढक्कन से बंद कर दें और लगभग 12 से 14 घंटों के बाद इस भूसे को निकालकर साफ फर्श या पॉलीथीन पर फैला दें। अच्छे से बिछा के इसको थोड़ा हवा लगने देना है, अतिरिक्त नमी इसकी निकल जाए और ये उपयुक्त हो जाए मशरूम बिजाई करने के लिए। फिर हमारे पास जो पन्नी हमने 5 किलो वाली पन्नी ली हुई थी उसमें अब हमें ये भूसा को भरना है, साथ में मशरूम के बीज स्पान को भी डालना है। इसकी एक विधिवत तकनीक होती है कि हमको परत दर परत हमको बिजाई को डालना रहता है। तो सबसे पहले हम समझिए कि हमको 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हमने भूसा का भर लिया और फिर उसके ऊपर हमने गोलाकार में घुमा के हमने बीज को डाल दिया, जिससे वो बीज पूरे पन्नी की साइड में पूरी आ जाए। फिर एक परत हमने भूसा का भर लिया, फिर एक परत हमने फिर उसके ऊपर हमने साइड में मशरूम का बीज डाल दिया हाथों को घुमा के। और ऐसे करके हम 5 परत हमने भूसा का डाल लेना है और 4 परत हमारे अंदर उसमें मशरूम के बीज रहेंगे। अब इसको अच्छे से दबाते हुए हमें इसमें रबर बैंड लगा लेना है। और जब हमारा एक ही पॉली बैग पन्नी मशरूम की तैयार हो जानी है जब बिजाई वाली, तो इसको हमको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें हमें जगह जगह पे छेद करना है। तो इसके लिए हम कोई लकड़ी ले लें या पेन से भी हम छेद कर सकते हैं। ऊपर नीचे चारों तरफ हमको छेद करना है ताकि उसमें बराबर आवागमन रहे हवा का और अच्छे से सारी चीज़ें हों। अब इस तरह की हमारी जितनी भी पन्नी तैयार हो गई हैं, इनको जो हमने कुटिया, अपनी जो अतिरिक्त कुटिया थी या हमने जो बनाया है यूनिट मशरूम का, उसमें हमको ले जाके इसको टांग देना है। और टांगते समय हमें ये सावधानी रखनी है कि हमें
मतलब सबको बरोबर जगह देके अच्छे विधिवत तरीके से टांगना है, ताकि हम सबके ऊपर निगरानी रख सके। 7-8 दिन में आप उसमें देखिए दूधिया नुमा पूरा मशरूम का जाल उसमें फैलने लगेगा, पूरा उसमें फंगस फैल जाएगा और वो आपको बिल्कुल दूध जैसे सफेद दिखने लगेगा आपका पैरा। जब सफेद कवक जाल भूसे के चारों ओर फैलने लगता है तब पॉलिथीन को निकाल दें और इसके बाद मशरूम कक्ष में 22 से 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम को बनाए रखें। इसके लिए हल्की मात्रा में पानी का छिड़काव करें तथा नमी और आर्द्रता की कमी होने पर इस छिड़काव को दोहराते रहें। खास ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप देखेंगे कि 22 से 25 दिन में इसमें मशरूम बनके तैयार हो गया और पूरा बड़ी अवस्था में हो गया, पकी हुई अवस्था में हो गया, तो आप उस समय क्या करेंगे कि मशरूम को अपन को ऐसे मतलब एक विधि द्वारा उसको तुड़ाई होती है, जिस दिशा में सुई घूमती है उसमें अपन घुमा के या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के अपन को मशरूम की तुड़ाई कर लेनी है और किसी भी अच्छे साफ बर्तन में या टोकनी में उसको रख लेना है और फिर इसका उपयोग चाहे वह अपने स्वयं के परिवार के लिए करें या इसको बेचने के लिए करें, तो इसका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं और इसका लाभ किसान भाइयों कृषक महिला कमा सकती है। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान दुधारू पशुओं का पालन कर रहे हैं और वह अच्छा लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ पशुपालक भाइयों के पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की समस्या देखने को आती है, जिसका समय से निदान करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इस रोग से ग्रसित पशुओं का समय पर निदान नहीं करने पर उनके स्वास्थ्य के साथ साथ दुग्ध उत्पादन में भी गिरावट देखने में आती है। तो हमारे पशुपालक भाई कैसे पाएं इस रोग से छुटकारा, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह शेखावत। किसान भाइयों, आमतौर पर देखा गया है जो खुरपका मुंहपका बीमारी है वो हमारे दुधारू पशुओं में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और दुधारू पशुओं की सबसे ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी है। ये बीमारी वायरस जनित बीमारी है जो हमारे पशुओं में बदलते मौसम में या सफाई नहीं रखने से ये बीमारी पशुओं में आती है। इसी प्रकार ये जो हमारे जो ग्रेजिंग लिए जो हमारे पशु जाते हैं तो गंदे नाले पोखर में गंदा पानी पीने से, जैसे मान लो कहीं दूसरे गांव में दूसरे पशु को बीमारी है तो वो से भी हमारे ये फैल सकता है। इस रोग का प्रसार बीमार पशु के सीधे संपर्क में आने से पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकलने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से तथा लोगों के आवागमन से फैलता है। खुरपका मुंहपका रोग से ग्रसित पशु में कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे पशु को 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो जाता है, खाना पीना और जुगाली करना बंद कर देता है, दूध का उत्पादन कम हो जाता है, मुंह से लार बहने लगती है और मुंह हिलाने पर चपचप की आवाज आती है। तेज बुखार के बाद पशु के मुंह के अंदर जीभ, होठ, तालू और मसूड़ों तथा खुरों के बीच व थनों के आयन पर छाले पड़ जाते हैं। ये छाले फटने के बाद घाव का रूप ले लेते हैं। पशु के मुंह में घाव व दर्द के कारण पशु खाना पीना बहुत कम कर देते हैं, जिससे वे बहुत कमजोर हो जाता है। और इसी प्रकार धीरे धीरे देखें तो पशु कभी लगड़ाना शुरू कर देता है। इसके साथ ही अगर हमारा पशु गाभिन हो तो वो भी उसका अबॉर्शन हो जाता है, बच्चा गिरा देता है। तो ये उसके जो हमारा खुरपका मुंहपका रोग है उसके प्रारंभिक लक्षण है। तो इसको रोकने के लिए किसान भाई सबसे पहले क्या ध्यान रखें, जो हमारा पशु है उसको साफ सुथरा हो, हमारी पशुशाला साफ सुथरी हो। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जो बाहर से हम पशु खरीद के लाते हैं उनका अलग से सेग्रीगेशन हो, पहले से उनको अलग रखें। और इसके बाद भी अगर ये हमारा इसके होने के चांस हो तो इसके लिए जो बचाव ये करें कि जो हमारी पशुशाला है उसके सामने जहाँ पशु निकलते हैं जाते हैं पानी पीने के लिए, तो वहाँ एक वाटर टब फुटपाथ होना चाहिए। फुटपाथ पे हम चूना उसमें डाल सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारा झुंड है जो दूसरे पशुओं से उसको मिलने नहीं दे, ये भी हम बचाव कर सकते हैं और पशुओं को कम ले जाएं बाहर चराने के लिए। और इसी प्रकार जो पानी हमारे पशुओं को पिला के ही उनको ग्रेजिंग के लिए या बाहर फील्ड में छोड़ें, जिससे वो बाहर नाले का गंदा पानी ऐसा पानी संक्रमित पानी नहीं पिए। इसके साथ ही किसान भाई ये भी ध्यान रखें जो हमारे मान लो पशु बीमार हो गए, जिनमें कुछ पशुओं में एफएमडी आ गई, तो उसको हम अलग रखें कि जो हमारे दूसरे पशुओं में ये नहीं फैल सके। बीमार पशुओं की देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी स्वस्थ पशुओं के बाड़े से दूर रहना चाहिए। बीमार पशुओं के आवागमन पर रोक लगा देना चाहिए। रोग से प्रभावित क्षेत्र से पशु नहीं खरीदना चाहिए। पशुशाला को साफ सुथरा रखना चाहिए। इस बीमारी से मरे पशु के शव को खुला ना छोड़कर गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। इस बीमारी से बचाव के लिए पशुओं को
पॉलीवैलेंट वैक्सीन के वर्ष में 2 बार टीके अवश्य लगाने चाहिए। बछिया में पहला टीका 1 माह की आयु में, दूसरे तीसरे माह की आयु तथा तीसरा 6 माह की उम्र में और उसके बाद नियमित सारिणी के अनुसार टीके लगाए जाने चाहिए। इतनी सावधानी के बावजूद भी हमारे पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग आ गया, तो इसका समय पर उपचार होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि जो हमारा ये जो FMD है, इसमें पूरे जानवरों के जो हमारे खुर हैं उनमें घाव हो जाता है, उसके मुंह के छालों में पूरा फट जाते हैं छाले और घाव हो जाते हैं। तो इनका समय पर पशु चिकित्सक की सहायता से एंटीबायोटिक दवाएं देके उनका उपचार कर सकते हैं। लक्षणों के आधार पर पशु का उपचार किया जाता है। रोगी पशु में सेकेंडरी संक्रमण को रोकने के लिए उसे पशु चिकित्सक की सलाह पर एंटीबायोटिक के टीके लगाए जाते हैं। मुंह और खुरों के घावों को फिटकरी या पोटाश के पानी से धोते हैं। मुंह में बोरोग्लिसरीन तथा खुरों में किसी एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार पैरों पे जो घाव हैं तो उनको भी आप जो भी बेटाडीन वगैरह से उनको साफ करते हैं समय पे, तो उनका जो घाव है वो जल्दी ठीक होगा और उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे और हमारा पशु को चलने में खाने में थोड़ी आसानी रहेगी। साथ ही दूसरा ये मुख्य बात ये है कि जो हमारा पशु को जो दिया जाने वाला आहार है, वो आहार उसको सुपाच्य और बिल्कुल ऐसा हो कि पशु उसको खा सके, क्योंकि उसके जो मुंह में छाले हैं उनको खाने में तकलीफ नहीं हो। तो उसको दलिया बना के खिला सकते हैं, भूसे पे छानी बना के कुछ उसको हरा चारा भी से जो पशु खा सके, तो थोड़ा लिक्विड ही उसको दे सकते हैं, तो पशु हमारा जो दूध उत्पादन क्षमता है वो बनी रहेगी। इस प्रकार किसान भाइयों जो मेरे द्वारा जो बातें बताई गई है उसका आप समय पर ध्यान रखें, तो हमारे पशुओं में जो खुरपका मुंहपका बीमारी आती है और उससे जो होने वाला नुकसान है वो आपको कम होगा। गेहूं की फसल बुवाई के अनुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है और इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए कुछ कार्यों जैसे सिंचाई, उर्वरकों का प्रयोग और कीट रोग नियंत्रण को करना आवश्यक होता है। तो गेहूं की फसल में इन्हीं सब कार्यों को कब और कैसे करना है, आइए जानते हैं डॉक्टर SV अग्रवाल से। किसान भाइयों ने अपने गेहूं की बोनी करने के बाद आज की स्थिति में जहां पानी की आवश्यकता है, खाद की आवश्यकता है, वो फसल की स्थिति के अनुसार हो सकती है, जिसमें विशेष तौर से ये आवश्यक है कि जो गेहूं की फसल लगी हुई है, अगर उसमें हमने पहले खाद की मात्रा जिसको यूरिया टॉप ड्रेसिंग कर चुके हैं और पानी दे चुके हैं, वहाँ पर आगे उसमें समय के अनुसार यूरिया की मात्रा देना है। परंतु जहाँ नहीं दिया है, आज की आवश्यकता है कि उसमें बची हुई खाद की मात्रा जो यूरिया है टॉप ड्रेसिंग के रूप में उसमें दें। टॉप ड्रेस करने के बाद में हल्का पानी चलाएं, जिससे पौधे के लिए वो जो नाइट्रोजन है वो उपलब्ध हो सके। किसान भाइयों, गेहूं फसल की अच्छी पैदावार हो और अधिक उत्पादन मिल सके, इसके लिए आप फसल को खरपतवारों से मुक्त कर सिंचाई किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इस समय हमारे किसान भाई कई प्रश्न करते हैं कि हमें जहाँ नींदा दिखाई दे रहा है, हमें नींदा नियंत्रित करना है। ऐसी अवस्था में किसी भी प्रकार की नींदानाशक का उपयोग नहीं करना है, परंतु अवांछित पौधे जिसमें फिलरिस माइनर या गेहूं का मामा या जंगली जई या जई जिसको कहते हैं, वो अगर उगे हुए हैं, अवांछित पौधे में अवांछित प्रजाति भी हो सकती है। जिस प्रजाति का बीज बोया है उस प्रजाति के अलावा दूसरे प्रकार के यदि पौधे उगे हुए दिखाई देते हैं, उनको निकालना हमारी आवश्यकता है, तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम खेत में जहाँ बीज पैदा करना चाहते हैं, ये अवांछित पौधों का निकालना अत्यंत आवश्यक है। यदि इस प्रकार से जो फसल में नींदा नियंत्रण करते हैं या नींदा को बाहर करते हैं, रोगिंग करते हैं, हमने जो लगाई है उसकी प्रजाति को मेंटेन किया जा सकता है। एक और स्थिति हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलती है कि हमने अभी जिन किसान भाइयों के यहाँ गेहूँ लगा हुआ, वहाँ पानी बरसात होने के बाद उसमें नमी है, तो हमें पुनः सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। यदि नमी नहीं है, हमने खाद डाला है, तो हमें एक हल्की सिंचाई करना चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जान लेते हैं। यदि हमारे किसान भाई ऐसा महसूस करते हैं कि उनके खेतों में बाली आ गई हैं, बालियों में किसी प्रकार का रोग दिखाई देता है, और विशेषकर ये रोग कंडुआ रोग होता है, काला पाउडर जिसमें होता है, और इसको पहले हम ये प्रयास करें कि यदि यदा कदा कहीं दिखाई देता है तो उसको किसी पॉलीथीन या बोरी, जो प्लास्टिक की बोरी होती है, उसी में उस पौधे को ऊपर से ढककर अलग कर दें, जिससे उसके स्पोर्स फैलने ना पाएँ।
एक दवा आती है टेबुकोनाजोल, जिसको रेक्सेल के नाम से बाजार में बीज उपचार के लिए उपयोग होती है। ये टेबुकोनाजोल इस कंडवा रोग के नियंत्रण के लिए, या दूसरी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी इसमें ज़्यादा महंगी दवाओं को डालना इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि ये बहुत प्रभावकारी हैं, सस्ती हैं, और इन दवाओं का उपयोग करके हम इस कंडवा रोग के नियंत्रण को रोक सकते हैं। यदि किसान भाइयों को ऐसा महसूस होता है कि उसके खेत में गेहूं के जो फसल लगी हुई है उसकी पत्तियों को काटने वाले और दूसरे जो कीड़े के रूप में, इल्ली के रूप में जहां दिखाई देती है, वहाँ पर नेचुरल तरीका अपनाने का है। जिनकी ऊंचाइयाँ कम हैं, पौधे की बढ़वार कम है, वहाँ इल्ली का प्रकोप है, तो वहाँ खेत में नुकसान की जो तादाद है बढ़ती जा रही है, तब हमें किसी सिंथेटिक दवाओं का उपयोग करना आवश्यक होगा। ऐसे समय में इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है जो 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पैकेट आता है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। 50 ग्राम का ही एक पैकेट 1 एकड़ के लिए होता है, उसको समान रूप से स्प्रे कर सकते हैं। यदि ऐसा महसूस होता है कि उनके पास रखी हुई दवा तो क्लोरोपायरिफॉस और साइपरमेथ्रिन का मिश्रण भी कम मात्रा में यदि कीटों की प्रकोप है तो उसको नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव गंगौली, जिला मुजफ्फरपुर के अमितेश राय ने। आपने उर्वरकों की शुद्धता की जांच के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसानों के द्वारा जो उर्वरक, रासायनिक उर्वरक अपनाया जाता है उसके शुद्धता एवं गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त होती है यदाकदा। तो इनके शिकायत दूर करने के लिए जो राज्य में कृषि विभाग है वह राज्य स्तर पर उर्वरक की गुणवत्ता की जांच कराती है। तो इसके लिए जो प्रमुख उर्वरक हैं मुख्यतः जो उपयोग करते हैं किसान, वो यूरिया, डीएपी, एमओपी और जिंक सल्फेट, ये मुख्य उर्वरक है जिसका जांच किसान भाई खुद भी करके और आप उसके शुद्धता की जांच करके और आप उस ऐसे उर्वरकों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से खेती में लाभ मिलता है और जो आर्थिक ह्रास है वो कम होता है। यूरिया है, यूरिया उर्वरक सभी किसान उपयोग करते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन है वह 46%, 46% नाइट्रोजन होता है। इसका जो रंग है वह सफ़ेद होता है और दाना गोल होता है और बिल्कुल वाइट कलर वाइट होता है। अगर हम इसको शुद्ध कैसे है, इसका किस प्रकार से पहचान करेंगे, तो इसके लिए जो शुद्धता के जो जांच के तरीके हैं, साधारण तौर तरीका है वह है कि यूरिया के जो पानी में अगर आप घोल डालते हैं और घोल बनाते हैं तो उसको जब आप शीशा का जो फ्लास्क होता है उसको जब आप छुएंगे तो वो बिल्कुल ठंडा लगेगा, तो हम समझेंगे कि यह यूरिया असली है। इसके अलावा एक और इसका लोकल स्तर पर स्थानीय आप पहचान कर सकते हैं, वह है कि जैसे तवा गर्म कर लेते हैं और गर्म तवा जब करते हैं हम तो उस पर यूरिया हम डालते हैं, तो जब देखते हैं कि यह यूरिया पिघल जाता है और सारा का सारा उड़ जाता है, तो हम समझेंगे, जब कोई अवशेष नहीं बचेगा तो हम समझेंगे कि यूरिया असली है। अन्यथा अगर किसी प्रकार का अवशेष रह जाता है तो हम समझते हैं कि यूरिया नकली है।
डीएपी हमारे पास जो अभी मुख्यतः लोग डाई अमोनियम फास्फेट इसको कहते हैं और इसका प्रयोग काफ़ी मात्रा में किया जाता है। हर एक खेती में डीएपी का उपयोग किया जाता है और यह इसका पहचान है कि सफ़ेद और मटमैला कलर का होता है, भूरा काला देखने में होता है और इसका जो दाना होता है वह इरेगुलर शेप का होता है, अनियमित होता है। अब है कि इसका शुद्धता का जांच हम कैसे करेंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे आप डीएपी का जो दाना है उसको अगर हम तवा पर गर्म करते हैं तो साबूदाना जिस प्रकार से फुदफुदाता है वैसे उसमें एक मतलब आवाज़ निकलता है और फूल जाता है वो काफ़ी, तो हम समझेंगे असली है। और इसका एक बहुत सिंपल पहचान है कि चूना जो हम लोग यूज करते हैं खाने के लिए, जैसे उसको बूझा चूना कहता है लोग, तो खाने वाला चूना इसको कहा जाए। और डीएपी को अगर एक साथ मिलाकर हम जब रगड़ते हैं तो उसमें एक तीखा गंध उत्पन्न होता है, वह अमोनिया गैस के जैसा गंध होता है और अगर उस प्रकार का गंध निकलता है तो हम समझेंगे कि जो हमारा डीएपी है वो असली है। और जो एक और उर्वरक हम लोग मतलब ज़्यादातर प्रयोग करते हैं वह है म्यूरेट ऑफ पोटाश। और जो ईंट का जो रंग होता है चूर्ण होता, ईंट का जो चूर्ण हम देखते हैं उस प्रकार का होता है और इसमें बीच बीच में सफ़ेद व्हाइटिश कलर का कुछ ग्रेन्यूल पाए। पोटाश के दाने नम करने पर आपस में चिपकते नहीं हैं। शुद्ध म्यूरेट ऑफ पोटाश यदि पानी में घोला जाए तब खाद का लाल भाग पानी के ऊपर तैरता है। एक आमतौर पर हम लोग न्यूट्रिएंट्स के रूप में जिंक का प्रयोग करते हैं अधिकांशतः, है ना। वह जिंक जो है सो जिंक सल्फेट के रूप में होता है। इसका जो हम शुद्धता का जो पहचान करते हैं वह है कि 2 गिलास लेते हैं और 1 चम्मच डीएपी और एक दूसरे गिलास में 1 चम्मच जिंक सल्फेट मिलाते हैं। दोनों में 50-50 ml डिस्टिल वाटर का घोल लें और पूर्ण रूप से जब अगर घुल जाए तो सफ़ेद दही जैसा थक्का बनता है। तो यह जो इसकी शुद्धता की पहचान। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।